and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, how are you all? सब कोई कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अच्छे से प्रिकॉशन ले रहे हैं कि नहीं, कि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बिना किसी प्रॉपर पर्पस के आप घर से बाहर ना निकलिए। जब तक से कोई भी इमरजेंसी ना हो आप घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहे, सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन स्टडी करिए और सेफ रहिए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो और क्या कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब पॉइंट पे आते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको जैसे मैंने वीडियो में बताया था और सीरीज़ भी स्टार्ट की थी कि हम प्रोसेस कैलकुलेशन फॉर 15 डेज़ के लिए हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरी गलती है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ 15 डेज़ के लिए। अभी 7 से 8 दिन निकल चुके हैं, लेकिन मेरा अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही मैं रेगुलरली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर पा रही हूँ रिवीजन के। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रही हूँ एवरी डे एवरी रिवीजन की एक वीडियो डालने का, तो ये मेरे लिए भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। और क्योंकि मेरा फिर एक फोकस रहता है कि जो मैंने आपको टाइम लिमिट दी है कि मैं पर डे 5 आवर्स पढ़ूंगी और उस पर बेस जो मैंने पढ़ा होगा वो मैं आपको बताऊंगी, तो ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मंडे से मैं कंटिन्यू रहने वाली हूँ और आज मैं आपके साथ ये भी बताने वाली हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा था वो आपको रिवीजन वीडियो में आपको बताया था। क्या क्या पढ़ा था? बेसिक यानी इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रोसेस कैलकुलेशन के बारे में, और हमने मटीरियल बैलेंस विद और विदाउट केमिकल रिएक्शन की बेसिक्स पढ़ लिए थे। और साथ में ही मैंने आपको बोला था डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो रिसाइकिल, पर्ज और बाईपास वाला पार्ट था वो मैं प्रीवियसली अपनी, अगर आप मेरे प्रोसेस कैलकुलेशन वाली जो प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं खुद उस चीज़ को रिवाइज़ कर लूँगी और आप भी उस वीडियो से देख के रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैं कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या किया कि प्रोसेस कैलकुलेशन के बेसिक्स पढ़ लिए और मटेरियल बैलेंस की, जो मटेरियल बैलेंस का विथ और विदाउट केमिकल वाला पार्ट था वो थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, और जो बीच बीच में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आ रहे थे वो मैं देख रही थी। लेकिन जब मैं और न्यूमेरिकल्स करने गई तो मुझे डिफ़िकल्टी आ रही थी किसमें, जब मैं डायरेक्ट, मैंने सोचा बेसिक्स है तो बेसिक का तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं उस पर रख के मैं कर लूँगी। लेकिन जब मैं मटेरियल बैलेंस की न्यूमेरिकल कर रही थी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो अदर बुक्स हैं या जो मैं रेफरेंस ले रही थी जिस बुक का, उसके मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरा क्या मोटो था कि मेरे को इन 15 डेज़ में बहुत अच्छे से प्रोसेस कैलकुलेशन समझ लेना है, क्योंकि जो गेट का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर 2020 में फरवरी में है। ठीक है, वो होगा ना, अभी गेट का फॉर्म निकला है तो हमारे पास टाइम बहुत है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं करूँगी कि मेरे को बस ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक और बुक ली, रेफरेंस बुक ली कोई, और मैं आपको बता दूंगी, मैं टेलीग्राम में आपको सब नोटिफिकेशन देती रहूँगी कि मैं कौन से बुक को रेफरेंस ले रही हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैं बहुत सारे बुक्स को शेयर करती रहती हूँ, कोचिंग के नोट्स शेयर करती रहती हूँ और फॉर्मूला शीट वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो क्या किया मैंने कि मैंने कम से कम बेसिक वाला पार्ट था उसी से न्यूमेरिकल स्टार्ट किए। तो मैंने एक आपको मैं शेयर कर रही थी कि ये मैंने कॉपी बनाई है, उसी पे मैं कॉपी में शेयर कर लिखती जाती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितने न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ऑलमोस्ट 50 न्यूमेरिकल मैंने बेसिक यानी इंट्रोडक्शन वाले प्रोसेस कैलकुलेशन से सॉल्व किए, यानी कि नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, आइडियल गैस, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, ये सारी जो पार्ट था हमारा, पीपीएम यानी पार्ट्स पर बिलियन वाला जो न्यूमेरिकल्स थे, वो सारे पार्ट्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व किया। और पता है मुझे डिफ़िकल्टी क्या आ रही थी उनमें, कि मैंने ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर में भी कराया है, तो वो पर्टिकुलर अगर हम क्वेश्चंस देख लें तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है। ठीक है, तो अगर जैसे आप समझ लो कि तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस सिर्फ आपको एक ये फॉर्मूला याद होगा
तो आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे पहले के स्टेप समझने पड़ेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वही मतलब पॉइंट ध्यान में रखना है ताकि हम तुरंत से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। जैसे यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूट का तो हमें क्या चाहिए होगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का तो मैंने फॉर्मूला बताया, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट वेट में कैसे चेंज करेंगे ये मैंने नहीं बताया था। दूसरी चीज़ कि आपको मोल्स कैसे निकालने हैं, ये सारी चीज़ें पहले आपको निकालते जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ें मैंने न्यूमेरिकल में एक एक पॉइंट से आपको मैं समझाने जा रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला, जो बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होगा, उसके मैं न्यूमेरिकल ऐसे समझाऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए या इंटरेस्ट आ जाएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। मुझे तो आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आएगा। तो वो किससे आता है, प्रैक्टिस से। देखिए मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। हो सकता था क्वेश्चन बुक में और भी क्वेश्चन थे, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा टाइम लिमिट होता है और एक जैसे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो वो उसको ये नहीं है कि आप एक जैसा एक क्वेश्चन कर लिया और नेक्स्ट पैटर्न पे आ गए, नहीं, एक जैसे आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न पे जाइए, ठीक है। इस टाइप से प्रोसीजर होता है। तो इसी तरीके से मेरा ये नंबर ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चन के बड़े हैं और मैं हर क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने सॉल्व किया और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखने लायक है, ठीक है। तो चलिए आप मेरी कॉपी की तरफ आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरी नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान पड़ेगा, आप अभी बैक पे मत ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर आप प्रोसेस कैलकुलेशन के क्वेश्चन करना चाहते हैं, बैक पे आप अभी जाइए मत। अगर आप प्रोसेस कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक वाले में आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट जो होगी कंपाउंड्स के और जो एटम्स के जो मॉलिक्यूलर वेट है वो याद होना चाहिए, प्लस वैलेंस आपको याद होना चाहिए, प्लस साथ में आपको क्या है, नेम विथ फॉर्मूले कंपाउंड के याद होना चाहिए, ठीक है, विथ फॉर्मूले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जैसे देखिए मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंटली यूज न्यूमेरिकल, अगर मैंने 50 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो कई में जैसे चेंज होते रहते हैं, जैसे NaOH जो हमारा है, कास्टिक सोडा है, फिर एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यही ज़्यादातर सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रहे हैं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं, आप सारे मत याद करिए, जो आपकी बुक में फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं तो वो ही आप नोट कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने वैलेंस के साथ और जो उसकी मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट है, वो चीज़ें मैंने लिख ली थी। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है जिस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट किस कईयों के लिख लिए, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ों की मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिख लिए। साथ में ही ये एटॉमिक वेट है और यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर वेट लिख लिया, जैसे HCl हो गया, NaOH हो गया, N2CO3 हो गया, H2SO4, H3PO4, CaCl2, FeCl2, Al2SO4, 3। तो ये जितने भी हैं, और ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया और यह इसके वैलेंस हो गए 1 2 3 4। तो इस तरीके से इसके वैलेंस हो गए। तो ये आप या तो आप अपने कहीं पे पोस्टर लगा के स्टिक कर लीजिए या कहीं पे या मेमोराइज कर लीजिए। जो डेली बेसिस पे आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा और उसका वैलेंस रिस्पेक्टिवली क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट आप कंपाउंड का तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप एटम का आपको याद होगा तभी तो आप कंपाउंड का निकाल पाएंगे। और साथ में ही कई जैसे स्टूडेंट को पूरा फॉर्मूले के हिसाब से नाम नहीं मालूम होता है। जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको H2SO4 बोलते हैं, कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH को बोलते हैं। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये याद होगा तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ज़्यादातर बेसिक में जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आते हैं किस पे, नॉर्मेलिटी पे, मोलैरिटी पे और मोलैलिटी पे, ठीक है। ये 3 पे क्वेश्चन मेजर है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो आपको पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी। अब इसको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें पहले इक्विवेलेंट वेट चाहिए होगा, फिर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इस नॉर्मेलिटी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है, ठीक है, स्टेप्स क्या हैं, जैसे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कई बच्चे खुद से कर भी लेंगे, लेकिन मैं आपको एक दो स्टेप बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से टिपिकल न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं और अपने शॉर्ट नोट में उस तरीके से लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको गिवन होगा सैंपल और सॉल्यूशन फॉर्मूला, आपको जो भी सैंपल सॉल्यूशन होगा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कास्टिक सोडा है या वो है, फॉर्मूला पता होगा तो हम क्या कर लेंगे, दूसरा हमें निकालना होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। ठीक है, फिर तीसरा हम निकालेंगे क्या, वैलेंस। ठीक है, वैलेंस निकाल लिया। फिर फोर्थ हम निकालेंगे, अगर दिया है गिवन है तो ठीक है, नहीं तो अगर वॉल्यूम भी हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम बेसिस में हम उसको कंसीडर करते हैं, या अगर डेंसिटी गिवन होती है तो उस केस में हमें वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो बेसिस हम क्या कर लेंगे, जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये चार चीज़ें तो हमें पता चल गई। अब हमें नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला पता है, तो यानी कि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा पहले, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा और फिर नॉर्मेलिटी के उसमें पुट करेंगे। तो फिफ्थ जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस। अब देखिए यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया और यहाँ पे आपने वैलेंस निकाल लिया। तो जैसे H2SO4 का 98 होता है, डिवाइडेड बाय उसका 2 वैलेंस होता है, तो 98/2, तो ये हो जाएगा 49, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो स्टेप 6 हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगा जो भी हमारे पास मास गिवन होगा, जो गिवन मास होगा सॉल्यूशन का, जो कंपोनेंट का, सॉल्यूट का, अपॉन जो हमारा ये इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट होगी, हमने यहाँ नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में दे दिया। ठीक है, अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो है वो कहीं ml में दे रखा होगा, तो हमें उसे लीटर में चेंज करना होगा, या केजी किसी और यूनिट में दे रखा होगा। जैसे जो अगर आप मोलैलिटी की बात करें तो उसमें सॉल्वेंट का जो मास है वो ग्राम में दे रखा होगा, तो हमें उसे केजी में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वो केजी में है। तो अगर ml में है तो हम क्या करेंगे, ml में होगा तो उसको डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से। अगर लीटर में दे रखा और ml में चेंज करना, मतलब बड़े यूनिट से छोटे में चलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो हम डिवाइड कर देते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। और अगर हमें डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम इज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मोल हमें कैलकुलेट करना होता है तो वो क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से ये बहुत सारी बातें होगी किसकी, नॉर्मेलिटी की। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, तो वो होता है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इन लीटर ये होता है। इसी तरीके से मोलैलिटी में क्या होता है, मोलैलिटी में क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए जैसे ये मोलैलिटी वाले में तो अगर ग्राम यहाँ पे क्या, अगर कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हमारे पास मास दे रखा होता है लेकिन मोल्स नहीं गिवन होते हैं, तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो मोल्स है ना, तो हम मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से उसका मोल्स निकालते हैं, फिर उसके बाद पुट करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी हम वही चीज़ करते हैं, पहले वो करते हैं फिर उसके बाद निकालते हैं। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारे फॉर्मूले लिख लिए थे, जैसे आप मेरा नोट्स देख रहे हैं, फिर यहाँ मैंने सारे फॉर्मूले लिख लिए, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये सारी चीज़ें फॉर्मूले लिख लिए। इसको मैं हाईलाइट कर दूँगी, अगले बार से मैं हाईलाइट करके रखूँगी ताकि आपको ईजी रहे देखने में। ठीक है,
ठीक। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें। तो अब देखो मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको करके बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है हमारे पास, वो गिवन है 98 ग्राम, डिजॉल्व इन अ वाटर टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें कितना ग्राम मास दे रखा है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मैंने लिख लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट भी 98 होता है, वैलेंस 2 होता है, यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिख दिया है, इक्विवेलेंट वेट होता है, सॉरी हाँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जो वैलेंस होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ये हो गया। और अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो मास हमें 98 ग्राम ही दे रखा है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले होती है। इक्विवेलेंट वेट है तो वो हमारे पास 2 आ गया, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट 2 आ गया। नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रखेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिस जो हमारा था वो हमने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था हमारा, तो 1 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी और 2 आ गई हमारे पास। इसी तरीके से मोलैरिटी निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था, जैसे हमें यहाँ पे मोल्स तो गिवन नहीं है H2SO4 के, तो हमें सबसे पहले मोल्स निकालना पड़ेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 98 अपॉन 98 इज इक्वल टू 1 मोल, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन था, इसमें क्या गिवन है कि 20 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा दे रखा है, डिजॉल्व इन अ वाटर टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन टू फाइंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 500 ml दे रखा है, तो इसका मतलब कि हमें सबसे पहले जो हमारा बेसिस होगा वो 500 ml से लीटर में चेंज करना होगा, तो उनको 10 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर इंटू कर देंगे 10 टू पावर माइनस 3 से, तो 0.5 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ कास्टिक सोडा का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, इक्विवेलेंट वेट हो गया 40, वैलेंस होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास 40 हो गया। ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाला, फिर नॉर्मेलिटी निकाली, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, मोलैलिटी निकाल ली, तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम हो गई। मोलैरिटी निकाल ली। अब देखिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा अलग से समझाऊंगी, ये मैं बाद में समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 30% बाय वेट बेसिस फॉर फाइंड मोलैलिटी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है मोलैलिटी यानी मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। हमें ये दे रखा है 30% बाय वेट दे रखा है, वेट बेसिस पे दे रखा है। इसका मतलब कि जो टोटल बेसिस होगा वो 100 kg हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें से सॉल्वेंट जो हो गया वो 70 kg हो गया, और जो हमारा वेट बेसिस पे वो सॉल्यूट जो हो गया 30 kg हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो हमारे पास किसका CH3COOH का हमारा जो 60 होता है। फिर उसके बाद मोल कैलकुलेट किया, तो उसके बाद यहाँ पे 70 kg सॉल्वेंट दे रखा है, तो सिंपली हमने जो यहाँ मोल्स कैलकुलेट किया और 70 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मोलैलिटी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा कंटेन 20% NaOH बाय वेट टेकिंग अ डेंसिटी ऑफ एज 1.196 kg पर लीटर, ठीक है, kg पर लीटर देखा। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ डेंसिटी गिवन है, हमें NaOH का 20 kg है, ठीक है। यहाँ 20% बाई वेट दे रखा है, यानी कि वाटर जो होगा वो 80 kg होगा, बेसिस हम 100 kg ले रहे हैं। डेंसिटी यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास हमें पता है टोटल मास हमारा कितना है 100, और डेंसिटी हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वो 83.62 लीटर हो जाएगा। मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, किसके मॉलिक्यूलर NaOH के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो मास इन ग्राम में दे रखा है, ये हमें केजी में दे रखा है, तो हम उसको पहले ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि मास इन ग्राम होता है ये, और अपॉन 40 कर देंगे, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है मोल्स निकल आएंगे, ठीक है। फिर मोल्स निकलने के बाद मोलैलिटी का फॉर्मूला रख देंगे, और अगर नॉर्मेलिटी पूछा हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट आप क्वेश्चन आप देखेंगे, तो इसी तरीके से ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं
कि ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने किया है, 2000 ml सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 n मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 is prepared by adding 98% H2SO4 to water. Calculate the volume in ml of 98% H2SO4 be added to get solution of the required strength. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें गिवन है कि हमारे पास H2SO4 है जिसकी नॉर्मेलिटी 0.5 है और हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 2000 ml दे रखा है। तो सबसे पहले बेसिस हमारा क्या हो जाएगा 2000 ml, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 2 लीटर हो गया। नॉर्मेलिटी हमने लिख लिया H2SO4 का, हमने H2SO4 का हमारे पास 98% दे रखा है वेट बेसिस पे, तो रिमेनिंग कितना हुआ, वाटर बच गया, वो वाटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सॉल्यूट हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, तो यहाँ नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.5 और हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, ऑफ H2SO4 है अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 2, तो यानी कि सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा जो कि आएगा 1, कितना होगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट का क्या वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट वेट होता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या होता है, वैलेंस। तो यहाँ वैलेंस ऊपर लिख देती हूँ मैं, वैलेंस इज इक्वल टू 1। अब ठीक है, तो ये हमारा हो गया मास इंटू वैलेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वैलेंस अपॉन मॉलिक्यूलर, यहाँ पे हमें मास ऑफ H2SO4 नहीं मालूम है, H2SO4 ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ये 49 हो गया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अमाउंट ऑफ H2SO4 जो हो गया, H2SO4 जो हो गया हमारे पास 1 इंटू 49 दैट इज़ 49 ग्राम आ गया। ठीक है, अब ये बात करनी है कि इतना पॉइंट 98 पॉइंट के लिए कितना होगा, अमाउंट ऑफ 98% H2SO4, तो हमारे पास जो ग्राम में आया है उसको डिवाइड कर देंगे 0.89 से, तो ये 50 ग्राम, जो 89% H2SO4 हो गया वो हो गया 50 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, तो वॉल्यूम के हेल्प से हम वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पूछा गया था मेन चीज़ यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट को सॉल्व करने वाली, तो अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो वॉल्यूम वो जाता है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 98% H2SO4 सोल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम ऑफ 98% H2SO4 स्पेसिफिक वेट, उसको डिवाइड करके हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम होगा 98% H2SO4 का, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ml में। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो भी सिमिलरली इसी की तरह है कि उसमें भी क्या हमें गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन होगा या मोलैलिटी गिवन होगा और हमें उसके थ्रू कैलकुलेट करना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे लेक्चर लंबा भी होता जाता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 लीटर ऑफ NH3 एट T इज इक्वल टू 303 केल्विन, पास का प्रेशर इतना दे रखा है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बाई 135 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड निकालना है, लेकिन हमारे पास ये टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स वगैरह गिवन है और वॉल्यूम पता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन करना है। ठीक है, वॉल्यूम पता है, तो सबसे पहले हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम वगैरह तो दे रखा है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, PV इज इक्वल टू nRT, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.0109। अब यहाँ पे देखिए किलो पास्कल में है,
केल्विन में है और वॉल्यूम जो है सारी चीज़ें ये सब गिवन है। तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे, तो आर की वैल्यू 8.314 मीटर क्यूब किलो पास्कल किलो मोल केल्विन और में ये चीज़ यूनिट में 8.314 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मोल्स हमने निकाल लिए। अब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, अमोनिया का को रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ, तो हमें मिलता है NH4 2SO4। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बैलेंस होगा। न्यूट्रलाइजेशन करना होगा तो यानी कि कितने मोल्स ऑफ NH3 चाहिए, वो कितने मोल ऑफ के बराबर है। तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि 2 मोल्स ऑफ NH3 एंड 1 मोल्स ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड। तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो 1 मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3/2। तो इस तरीके से मोल्स डिवाइड करके यहाँ पे अमाउंट निकल आएगा, ग्राम में निकल आएगा। तो फिर ग्राम हमें अमाउंट मिल जाएगा, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट तो हमें पता ही है। फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें, वॉल्यूम हमें ml में दे रखा था, हमने उसको लीटर में चेंज कर लिया और नॉर्मेलिटी यहाँ से निकाल ली। इसी तरीके से रिएक्शन वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे जिसको मैंने काफ़ी किए भी हैं और आपको मैं दिखाती भी हूँ। जैसे यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल कराती हूँ आपको कि ये दे रखा है, अ सैम्पल ऑफ Na2CO3.H2O वेट इज 0.62 ग्राम इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.1 N यानी नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विल बी रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमें बताना है किस तरीके का होगा। तो सैम्पल जो हमारे पास ये दे रखा है, ये 100 ml, हम एज्यूम करते हैं कि 100 ml ऑफ 100 एज्यूम नहीं, हमारे पास गिवन है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, उसकी नॉर्मलिटी इतनी है, वेट इतना है। तो वॉल्यूम जो 100 ml है तो उसको लीटर में चेंज किया। इक्विवेलेंट वेट जो H2SO4 का अब तो याद भी हो गया है, 98/2 तो 49 हो गया। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे कि हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ नॉर्मलिटी हमें दे रखी है, नॉर्मलिटी दे रखी है तो वो क्या होगी, ये चीज़ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको नॉर्मलिटी हमें दे रखी है कितनी, यहाँ पे गिवन है 0.1 प्लस 0.1 हमें लीटर दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग को से हमें अमाउंट ऑफ H2SO4 कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया कि 0 पॉइंट इंटू इक्विवेलेंट वेट से हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे ग्राम्स में निकल आया। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट हम इस कंपाउंड का ले लेंगे। अब जो बेसिकली रिएक्शन जो हो रही है Na2CO3 H2SO4 और H2SO4 के बीच में H2O के बीच में जो हो रही है रिएक्शन, वो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल्स ऑफ Na2CO3.H2O इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब ये 1 मोल दे रखा है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इसकी कितनी निकाली हमने, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला 124, यानी कि 1 मोल इंटू 124, तो ये हमारा ग्राम जो हो गया वो मास हो गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। इसी तरीके से H2SO4 का क्या हो गया, वो इक्विवेलेंट है किसके, क्या होगा 98, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 98 और 1 मोल है तो 98 इंटू 1 ये ग्राम हो गया। तो यहीं पे मैंने लिख लिया है, देखिए 124 ग्राम ऑफ Na2, मोल से हमने ग्राम में चेंज कर लिया, इसके मोल इसके मोल। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है हमसे कि हमारे पास ये Na2CO3.H2O के कितने ग्राम प्रेजेंट है इतने सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इतने ये सॉल्यूशन में, तो हमारे पास क्या करेंगे हम 98/124 जो कितना ग्राम है इंटू इतने टाइम्स ऑफ 0.6, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल ग्राम आ जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब
ये रिएक्शन टाइप वाले क्वेश्चंस हो गए। अब ये सिंपली जो एक्सपेरिमेंट में भी आप यूज़ करते हैं कि सिंपली हमें 249 ग्राम पर लीटर H2SO4 को नॉर्मलिटी में चेंज करना है। तो बेसिस क्या हो गया, 1 लीटर, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया, नॉर्मलिटी निकाल लिया। अब ये 5 न्यूटन बार बार याद आ रहा है, 5 नॉर्मलिटी H3PO4 जो हो गया वो 2 ग्राम पर लीटर में चेंज करना है, यानी कंसंट्रेशन में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट इसका 98 होता है, वैलेंस जो होता है इसका 3 होता है, तो यहाँ 98 डिवाइडेड बाय 3 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, उसको ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे और उस तरीके से निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना है क्योंकि ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो कंसंट्रेशन और नॉर्मलिटी का रिलेशन भी बताया था मैंने, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो वो चीज़ हमने रख के यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसको इग्नोर करिए, ये मेरे बेटे ने कर दिया है। ये सारे इसी तरीके के फॉर्मूले हैं, तो ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें भी नॉर्मलिटी मोलैलिटी निकालने के लिए है, ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन ठीक है कंटिन्यू करते हैं। मोल फ्रैक्शन के बेस पे जैसे न्यूमेरिकल है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वो बहुत इजी होता है मोल फ्रैक्शन, तो लेकिन फिर भी आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो आपसे मिस्टेक ज़रूर होगी, इसलिए आप न्यूमेरिकल करिए ज़रूर, ठीक है। तो ये मैंने मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल कर रखे हैं, जैसे आपको ये देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन पे कर रखे हैं, ये सारे उसी पे बेस्ड है। फिर उसके बाद ये देखिए काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आती, एक बार में मुझे बार बार काट काट के करना पड़ता है उसको। फिर ये भी मोल फ्रैक्शन वाले ही क्वेश्चंस हैं। ये देखिए मोल फ्रैक्शन, जबकि आपको लगेगा कितना छोटा टॉपिक है, फिर भी मैंने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ PPM वाला जो प्रॉब्लम था, PPM पार्ट्स पर बिलियन वाले, उस पर बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल मैंने किया है। फिर यहाँ पे आइडियल गैस पे आ जाते हैं। आइडियल गैस पे सबसे पहले आपको R की वैल्यू और उसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PV इज इक्वल टू NRT वाला भी बहुत सिंपल है, आपको NTP टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पता होना चाहिए। ये सारे बेस्ड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। फिर ये बीच में जितने भी आपको स्क्रिबलिंग दिखेगी वो सब मेरा बेटा भी पढ़ने लगता है मेरे साथ साथ, वो कर देता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर्स वाला वो जो मैंने बताया था, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैं बता देती हूँ, अ गैस कंटेनिंग अ क्लोज वेसल एट अ प्रेशर ऑफ 121.56 किलो पास्कल गेज, ठीक है, गेज प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो इसको, लेकिन हम जो PV इज इक्वल टू NRT होते हैं उसमें प्रेशर जो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, तो इसको आप गेज को इग्नोर मत करिएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको ऐड करना पड़ेगा तब आपके पास प्रेशर आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम करने पे समझ में आएगी, ठीक है। ये सारी उस पर बेस्ड प्रॉब्लम थी। मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे देखिए, ये प्रॉब्लम पूरा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे है, ठीक है। ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट वाले भी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था, जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 79% N2 एंड 21% O2 बाय वॉल्यूम बेसिस, ठीक है, और कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ एयर एट NTP। अब वॉल्यूम बेसिस पे दे रखा है, तो फॉर आइडियल गैस के लिए दे रखा है, तो वॉल्यूम मैंने बताया था कि वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मोल परसेंट इज इक्वल टू प्रेशर परसेंट। तो यहाँ पे हम मोल परसेंट के इक्वल होगा, यानी कि 79% जो हम उसको मोल बेसिस पे ले लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये सारी उस पर हो गई। अब ये देखिए आइडियल गैस पे ही आ गया, इस पर फिर से रिएक्शन वाले चीज़ें आ गई, जिसमें आपको इक्विवेलेंट करना होता है। 1 किलो मोल ऑफ CO2 इज इक्विवेलेंट टू 1 किलो मोल ऑफ वो, ठीक है। ये हो गया वेट बेसिस वाले पे। अब जो है ये देखिए फिर से मैंने यहाँ पे PPM वाला प्रॉब्लम किया है। अब जो है एवोगैड्रो नंबर, ये वंडरवॉल इक्वेशन वाली प्रॉब्लम आ गई। वंडरवॉल इक्वेशन भी आपके पास आएगी, तो उसमें आपको A की वैल्यू B की वैल्यू याद नहीं करना है, लेकिन ये वंडरवॉल इक्वेशन तो याद ही होना चाहिए आपके पास। तो एक K रूल होता है। K रूल क्या होता है, उस पर क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। जैसे सूडो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। तो इसी तरीके से
टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ये आता है, क्रिटिकल प्रेशर ये आता है। इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल मैंने एक सॉल्व कर रखा है। तो ये पूरा मैंने बेसिक चीज़ की है, मैंने गवाने बुक से भी की है, साथ में ही मेरे पास 2-3 बुक है। तो इस सबको मिक्स करके जिससे न्यूमेरिकल मुझे अच्छे लग रहे थे मैंने वो न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा मेरे पास बच्चा भी है तो मुझे उसको भी पढ़ाना पड़ता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं मेरे लिए मैं ये एक्सक्यूज़ तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ ये मेरे अंदर कमी है कि मैं पूरा अभी डिवोटेड नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मैं आई प्रॉमिस कि मैं जो मैंने अपना माना है, जो मैंने अपना थीम लिया है कि 5 आवर्स मैं पर डे दूंगी, वो मैं दूंगी। इतना सब करने के बाद भी कि मैं 5 आवर्स दूंगी। तो मैं ये कह रही थी कि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो हमें एक एक सब्जेक्ट बहुत प्रिसाइज वे में करना है, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, अच्छे से न्यूमेरिकल करने हैं। और मैं बहुत जल्दी वो एम सुब्बू वाली सीरीज़ जो है वो भी बाय करने वाली हूँ, ताकि वो जो है केमिकल इंजीनियरिंग में बेस्ट है। और साथ में राम प्रसाद भी लेके वो भी मैं सॉल्व करूँगी, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशन की लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, लेकिन वो एट प्रेजेंट यहाँ मुंबई में नहीं है, तो मैं उससे सॉल्व कर लूँगी। और 1-2 पे जो लास्ट ईयर 2020 का लिया था या 19 का लिया था मैंने, वो मैं देख लूँगी एक बार। और 2-3 ईयर के मैं दोबारा नया बुक नहीं खरीदूँगी, तो वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे हम लोग। तो उस अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिए, पढ़िए साथ में, और मुझे भी मोटिवेट करिए और ख़ुद भी मोटिवेट हुए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, और जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज कर लो। तो ये वीडियोस, इससे पहले वाली वीडियो देखने का तो मैं उसका एंड बटन में ऐड कर दूंगी, सारे लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना और शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।